सो चैप्टर 4 हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर का एक रिवीजन ले रहे हैं, ठीक है। रिवीजन लेंगे और क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिक्स में जैसे कि मैंने कहा था कि याद करने जैसा कुछ नहीं है, जो भी है कॉन्सेप्ट ही होता है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट कितना समझा है, फॉर्मूलेस को कितना समझा है, तो वही होता है। बाकी याद करने जैसा कुछ नहीं है, बस एक आध डेफिनेशन है। पूरे फिजिक्स में एक ही आध डेफिनेशन आ सकती है, बाकी तो डेफिनेशन आती नहीं ना एग्जाम में, ठीक है ना। तो फोर्थ चैप्टर बेसिकली इस ऐसे तो फोर्थ हमने क्लास 7 8 से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो फोर्थ चैप्टर हम लोग ने पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं से मूवमेंट ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। क्या मूवमेंट ऑफ फोर्स की एक, जैसे रेंज है, रेंज हम घुमा रहे हैं, या फिर सीसॉ हमने देखा है ना, सीसॉ देखा है कुछ उस तरीके से, जहाँ पर एक मोमेंटम मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, एक पाइवट फिक्स रख कर क्या मिल रहा है, टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, ठीक है ना। तो टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, वही क्या है आपका एक मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो रेंज है ना, इस तरह। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पर इसे डोर देखा है, डोर, तो ये डोर में इसे यहाँ पे रेंज होते हैं, सॉरी यहाँ पर इंजेस लगे होते हैं फिक्स, ये डोर को हमने बांधा और इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ। तो वो जो डोर का और उस जहाँ पर पाइवट है पॉइंट, वैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे नहीं लेना है, ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ठीक है। हैंडल से पकड़ रहे हैं हम लोग, तो ठीक है। तो इसमें बहुत सारी रीजनिंग होती है। फॉर्मूले को देखो, फॉर्मूले को समझोगे ना तो सारी कहानी आसान हो जाएगी। अगर सिर्फ फॉर्मूले को समझा हमने, फॉर्मूले को समझने से कहानी आसान हो जाएगी। क्या सर फॉर्मूले को समझना बार बार हम कह रहे हैं, भाई देखो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का टॉर्क का कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। भाई कोई भी फॉर्मूले में कोई चीज़ अगर न्यूमरेटर में होती है तो वो डायरेक्ट रिलेशन समझा जाता है। कोई चीज़ अगर न्यूमरेटर में है तो उसे हम क्या समझते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है। कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है तो उसे हम समझेंगे इनवर्स रिलेशन है। जैसे देखो ये टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या अगर कुछ और फॉर्मूले से कि पावर प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, या फिर डेंसिटी का पकड़ो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर टॉर्क फोर्स भी ऊपर ही ना, न्यूमरेटर में, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब फोर्स बढ़ेगा तो टॉर्क भी फोर्स में डायरेक्ट रिलेशन, हाँ। और एज वेल एज फॉर टॉर्क और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी डायरेक्ट ही रिलेशन है, दोनों ही ऊपर है ना, न्यूमरेटर में ही है। मतलब खुद ही सोचो ना, अगर ये तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दोगे, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस तुम बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी पूरी पूरी टॉर्क की, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना। या फिर फोर्स बढ़ाओगे तो भी टॉर्क की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये जो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब हल्के मत लो, क्योंकि इसी पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फोर्स का टॉर्क से ज़्यादा की रिलेशन है, ये याद रखना है। परपेंडिकुलर, और फॉर्मूला याद है तो अंडरस्टूड तो हो ही गया ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और टॉर्क का डायरेक्ट रिलेशन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा, फोर्स बढ़ाओगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा। बट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया जैसे एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर देखो कि एरिया और प्रेशर में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है रिलेशन। मतलब एरिया अगर बढ़ा दोगे, डिनोमिनेटर में अगर एरिया कोई वैल्यू बढ़ाओगे तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू प्रेशर कम नहीं हो जाएगा। खुद ही सोचो, जैसे कि 10/2 है समझो, और यही फोर्स अपॉन एरिया 10 ये डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ा दें 5 कर दें। अब देखना 10/2 में प्रेशर कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, लेकिन 10/5 2 देखो कम हुआ कि नहीं हुआ, ओवरऑल वैल्यू कम हो गई, ओवरऑल वैल्यू, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें समझनी होती है कि इन्वर्स और डायरेक्ट, बस इसी से रीजनिंग आ जाती है। इतनी सी बात थी, इतना सारी राम कहानी याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसी सारी रीजनिंग आ जाएगी, फॉर्मूले से अपना चीज़ें अंडरस्टूड हो जाएंगी, ठीक है। और साथ में एसआई यूनिट हमें पता है कि अब कोई भी चीज़ का यूनिट कैसे निकालते हैं, किसी भी चीज़ का यूनिट इधर आदत नहीं ना, सीधे हाथ रखनी। देखो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें बताना है कि हाँ डिस्टेंस, अगर हमें बताना है कि टॉर्क की यूनिट बताओ, भाई फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर है। एसआई यूनिट तो यही है ना, एसआई सीजे यूनिट तो मैंने समझाया हुआ है ना, एसआई सीजे मैंने समझाया, तो न्यूटन मीटर हो गया टॉर्क का। अब न्यूटन मीटर ही रखना है, क्योंकि इसमें कोई शॉर्ट नाम नहीं है, जो बहुत से शॉर्ट नाम होते हैं, जैसे फोर्स न्यूटन है, न्यूटन एक शॉर्ट नाम है, लाइक ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं, ड्राइव्ड यूनिट है। इसका ओरिजिनल हम पकड़ेंगे फोर्स का निकालने के लिए, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना।
मास अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मास किलोग्राम। भाई इससे पहले एसआई यूनिट का लेक्चर जरूर देख लेना, बार बार हम नहीं समझाने जाएंगे। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो फोर्स का एक्चुअली ये यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इसको शॉर्ट में हमने क्या बोला, इनको शॉर्ट में हमने न्यूटन बोल दिया है, बस इतनी सी बात थी। मतलब ये बेस इसकी बेसिक यूनिट है, ये ड्राइव यूनिट है न्यूटन। तो इस तरीके से तो यहाँ पे टॉर्क क्या, न्यूटन मीटर को कोई शॉर्ट में नाम नहीं। एग्जाम्पल की तरह अगर वर्क की बात करें, वर्क इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल्स टू नहीं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू, वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैपिटल एस है ना, कैपिटल एस इनटू कॉस थीटा भी दे सकते हो अगर कोई एक एंगल है। एंगल से मतलब चलो इसको चैप्टर डिटेल में पढ़ चुके अगर हो। न्यूमेरिकल में दिया गया तो हाँ। एंगल भी निकालना पड़ेगा। अब फोर्स है न्यूटन, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट है क्या, मीटर में। अगर ये अब इसी को एनएम को हमने शॉर्ट में क्या बोल दिया, जूल बोल दिया वर्क के लिए, ठीक है ना, जूल बोल दिया। ऐसे बहुत सारे वर्क के तो खैर काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हैं। वर्क मतलब एनर्जी होता है, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव एनर्जी है तो वर्क के काफ़ी सारे फॉर्मूले तुम्हारे लग जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे टॉर्क को तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसलिए टॉर्क को जूल मत बोलो, टॉर्क को टॉर्क ही बोलेंगे, एनएम ही बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्क को जूल बोल सकते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों को समझनी है। अब कोई भी चीज़ अगर एसआई से सीजीएस में जाना है तो आपको एक एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। अब एग्जांपल तौर पे तुम्हें आएगा कि 1 न्यूटन को तुम फोर्स की यूनिट है ना, 1 न्यूटन को तुम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करो, डाइन में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसमें डाइन में 1 न्यूटन को अगर डाइन में हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको ओपन करेंगे। भाई न्यूटन मतलब न्यूटन मतलब फोर्स, सही है ना। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू मास एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन किया, मास के लिए क्या लेंगे हम, 1 किलोग्राम। अगर 1 न्यूटन है मतलब 1 किलोग्राम हुआ ना, 1 न्यूटन को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सीजे यूनिट 1 किलोग्राम। एक्सीलरेशन होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये तो एसआई यूनिट है ना, हमें किस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस में। भाई न्यूटन क्या है, एसआई यूनिट है, क्यों, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सब एसआई यूनिट है। ये लेक्चर इससे पहले समझ लेना एसआई सीजीएस यूनिट का कॉन्सेप्ट फिजिक्स, ठीक है। और तुम्हें किस में जाना है, सीजीएस में जाना है। तो न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम किससे बदलना पड़ेगा सीजीएस के लिए, ग्राम में। तो 1000 हो जाएगा 1 किलोग्राम में, 1000 ही हो जाएगा, ठीक है। मीटर को सेंटीमीटर में, मीटर को तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 3 0 यहाँ पे, और सेकंड ही रहेगा क्योंकि एसआई में सीजीएस में सेकंड ही होता है, बदलता नहीं रहा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 3 0 यहाँ पे 2 0, टोटल कितने हो गए, 5 0 हो गए, 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब इसी को शॉर्ट में बोलेंगे डाइन, ठीक है। मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 टाइम। इस तरीके से वर्क कभी आ जाएगा कि वर्क को जैसे जूल होता है इसको ईआरजी में बदलो, तो ये क्वेश्चन आते ही एग्जाम में, ठीक है ना। तो बहुत इजी होता है यार। जैसे वर्क है तुम्हें बोला है कि 1 जूल को तुम बदलो सीजीएस जूल में बदलो 1 जूल को। अब बोला 1 जूल को किस में बदलो, सीजीएस। पहले जूल मतलब क्या, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ ठीक, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए क्या होता है, न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है मीटर होता है। न्यूटन को ओपन करो, न्यूटन मतलब फोर्स का फॉर्मूला ओपन करेंगे साइड में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी मास मतलब किलोग्राम, एक्सीलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनटू मीटर चल रहा है, मीटर चलाएंगे, है ना। इसको फॉलो किया, न्यूटन को हमने ओपन किया, तो कितना आसान हो गया यार चीजें, है ना, कितनी आसान सी हो गई। तो किलोग्राम को अब हमें तुम्हें सीजीएस यूनिट में लेकर जाना है, तो किलोग्राम को किसमें बदलेंगे, ग्राम में, दैट इज 1000 ग्राम। मीटर किसमें बदलेंगे, सेंटीमीटर में, दैट इज 100 सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रहेगा अपॉन में, क्योंकि सीजे एसआई यूनिट सेकेंड स्क्वायर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या गलती की थी, क्या नहीं गलती हुई ना, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, तो ये तो हुआ किलोग्राम 1000 ग्राम, मीटर का 100 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, वैसे को मल्टीप्लाई 1 मीटर को, ऐसी मीटर 1 मीटर है तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर करेंगे, है ना। ये वाले मीटर को 100 सेंटीमीटर किया, ये वाले मीटर को 100 सेंटीमीटर कर लिया, करेक्ट है। अब देखो ये बाकी सेकेंड स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में चल रहा है, बाकी सारे ऊपर है, तो 3 0 2 5 5 2 7 0,
तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर का सेंटीमीटर का स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर आ रहा है। क्यों? सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर, ये होगा भाई क्या? वर्क का सीजीएस यूनिट। अब इसी को शॉर्ट में बोल देते हैं 10⁻10 ERG, बस ऐसे शॉर्ट में बोल दो, खत्म बात। शॉर्ट में नाम देते ERG इस पूरे को, ठीक है। यानी कि अगर इसको बेस यूनिट पूछो, वर्क की बेस यूनिट बताओ, तो वर्क की बेस यूनिट जूल नहीं होती है, जो ड्राइव नाम है साइंटिस्ट का नाम है, एक्चुअली होती है किलोग्राम मीटर 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 स्क्वायर, दोनों मीटर इंटू मीटर ऊपर होगा, अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में बोलते हैं जूल, है ना। तो कुल मिला के सारी कहानी तुम्हारी फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ। और अगर सर इसको सॉल्व कर लेंगे तो अर्थ आ जाएगा। हाँ, बाद में 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, मीटर का मीटर दोनों अलग अलग रखो, 100 क्योंकि दो स्क्वायर स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो 100 अलग, तो टोटल 10⁻7 जो ERG आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके, समझ में आ गया। तो इसी तरीके से अगर है ना एक कॉन्सेप्ट और इसमें मैंने इसका रिवीजन लेक्चर तो पूरा बनाया हुआ है मैंने पूरी तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से बनाया हुआ है, तो रिवीजन लेक्चर पूरा कर लेना। मैं डायरेक्ट है ना इसका रिवीजन लेक्चर हमने आपको कराया हुआ है, ठीक है। एक फार्मूला और है टर्निंग फोर्स का, जैसे कि कहीं पर फलक्रम है, पाइवट है पॉइंट, बाद में यहाँ पर अलग F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर दो लोग हैं, यहाँ एक है, तो 2 पॉइंट है, तो यहाँ प्लस करके वापस एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, ये इसके इक्वेट हो जाएगा अगर टर्निंग फोर्स। तो ये चीज़ है, मैं आपको पूरा इसका तो पूरा रिवीजन लेक्चर दिया हुआ है, पूरा ठीक से बताया हुआ है इसका। एंटी क्लॉकवाइज को कब बोलना है, क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मानना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना हमने आपको समझाई हुई है। तो एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि इसका रिवीजन इस चैप्टर के का रिवीजन हो चुका है, ठीक है। जैसे MCQ चलो फटाफट करेंगे। MCQ क्या लिखा है देखो, मैंने क्या लिखा, फॉर्मूला पक्का मालूम है ना, खत्म बात। मोमेंट ऑफ फोर्स इज डाइट टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एप्लीकेशन फोर्स एंड फलक्रम। भाई ये मैंने कहा इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट नॉट इक्वल, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे पता चला? मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या? टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि नहीं? क्योंकि यहाँ यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से और फलक्रम के बीच का। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब टॉर्क, टॉर्क और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। कैसे पता चला? मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला तीनों दिमाग में बसा के रखो, ठीक है ना। बस बाद में नीचे तो फॉर्मूला चाहिए तो एक्सप्लेन करते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, लेकिन जरूरत नहीं है MCQ में तुम लोग को एक्सप्लेन करने की, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ टिक मार्क करना है, आंसर बताना। लेजर दी फोर्स अप्लाइड, फोर्स हमने कम अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? नहीं, कम हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है ना। तो फोर्स कम करेंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी। तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लॉकवाइज मूवमेंट्स आर कंसीडर, अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट को हमने पॉजिटिव बोला है, नेगेटिव बोला, याद रखो नेगेटिव। क्लॉकवाइज हमेशा क्या होता है? नेगेटिव माना जाएगा, बस एक साइन कन्वेंशन दे दिया गया है, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये सब एग्जाम में आने वाला है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि टाइम नहीं रहेगा दोबारा घर पे जाके पढ़ना इतना ज़्यादा। अब देखो, दैट मूवमेंट्स आर कंसीडर टू पॉजिटिव, कौन सा मूवमेंट? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है ना। फॉर इक्विलिब्रियम डैश सम ऑफ ऑल मूवमेंट इक्वल टू डैश सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये चीज़ याद रखना, जो जितने अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो सबका एल्जेब्रिक एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर हो जाएगा सारे मूवमेंट के। सम ऑफ ऑल मूवमेंट इज इक्वल टू, यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मूवमेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है ना। तो याद रखें जितने भी मूवमेंट्स, ये टर्निंग इफेक्ट है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो किसके बराबर हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज के सारे सम प्लस ऑल मूवमेंट्स, जितने मूवमेंट्स हैं सबके सम के बराबर, एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज, हमेशा जो भी कोई बॉडी है पूरी, तो वेट, पूरी बॉडी का वेट कहाँ पर होता है? हमेशा उसके सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर होता है, ठीक है ना, पूरा वेट। यानी कि अगर पूरे वेट को बैलेंस करना है, इस पेन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी में चले जाओगे तो वेट ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। हाँ,
कहीं पर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर अगर समझो कि मास अनइवन है, यहाँ मोटा है पेन, यहाँ पे पतला है, तो सेंटर, ये भी याद रखो कि जैसे अगर भाई अगर देखो बिल्कुल इवन है, जो बॉडी है ना, बॉडी जो है बिल्कुल इवन है, बिल्कुल वेट बिल्कुल ऐसे टाइप की, इक्वल टाइप की है, और चारों तरफ वेट इक्वल है, मास इक्वल है, और 5 सेंटीमीटर की ये लेंथ है, तो एग्जैक्टली 2.5 सेंटीमीटर में हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगी। कब? जब बिल्कुल इक्वल। ये इक्वल है क्या? नहीं, क्योंकि देखो आगे थोड़ा मास कम है यहाँ पर, तो एक पेन के एग्जैक्ट हाफ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं मिलेगी। अगर बॉडी ऐसे है, देखो कुछ इस तरीके से बॉडी, तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझे 5 सेंटीमीटर था, आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी 2.5 सेंटीमीटर में बीचों बीच में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वजन कम है और यहाँ पे वजन ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद रखना हमेशा कहाँ शिफ्ट होगी, जहाँ पे वेट ज़्यादा है, तो यहाँ पर कहीं शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर फिंगर रखोगे समझो कि 1.5 सेंटीमीटर में, यहाँ से 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कहीं पर शिफ्ट हो जाएगा। कभी भी देखना जहाँ पे वेट ज़्यादा होगा ना, तुम्हें उधर फिंगर ले आनी पड़ेगी टू बैलेंस दी बॉडी, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा जहाँ वेट ज़्यादा होता है, यहाँ मास ज़्यादा होता है, वहाँ पे शिफ्ट होती है, ये याद रखना। तो अब देखो मैंने एक ही क्वेश्चन नहीं कराया, एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 2-3 चीज़ें बता दी, और तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक एक क्वेश्चन को टीचर से एक्सप्लेनेशन करवाना ये ज़रूरी है। भाई आपने तो अभी आप सेल्फ पढ़ते तो एक क्वेश्चन का आंसर आप रट लेते, बट अगल बगल की सारी चीज़ें मैं बताता हुआ जा रहा हूँ, तो कुछ भी आ सकता है ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन होता है CG ऑफ रेगुलर ऑब्जेक्ट विल डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किस पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के ऊपर। जैसे मैंने एक्सप्लेन दिया है ना, वही एक्सप्लेन हो गया, एक्सप्लेन कर दिया ना कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अब यहाँ ये वाली बॉडी तो बराबर था, डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इवनली था, तो बिल्कुल सेंटर पर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इवनली नहीं है, मास यहाँ पे कम है इस पार्ट में, यहाँ पे ज़्यादा मास है, मोटा है, यहाँ पे लकड़ी समझे टुकड़ा है, मोटा है, ठीक है ना। तो ऐसे के लिए फिर आपको यानी कि किस पर डिपेंड कर रहा है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? डेफिनेटली मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड कर रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़, बता रही है पता नहीं क्यों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज़, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे यूनिफॉर्मली, जैसे कि कोई एक मशीन है, फैन है, फैन जब पूरा चल गया एट ए टाइम, मतलब एक पॉइंट के बाद फिर एक ही स्पीड से घूमने लगेगा। शुरुआत में धीरे से घूमेगा, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड पकड़ लेगा, वही स्पीड से फिर घूमता रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट होती है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। ऐसा क्यों सर? यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड वेलोसिटी तो मतलब एक ही बात होगी ना? नहीं, एक ही बात नहीं हुई, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है, स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क है। स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब फैन एक स्पीड से घूम रहा है, जैसे कि फैन घूम रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, तो 20 मीटर पर सेकेंड घूमता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकेंड ही है हमेशा, ठीक है, एक टाइम के बाद। लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन भी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा वेलोसिटी में डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। वेलोसिटी मतलब वही हुआ ना, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन भी। अब भाई सर्कुलर मोशन अगर कोई चीज़ है तो डायरेक्शन हमेशा बदलता है यार। देखो यहाँ पर अगर पॉइंट फैन पहुंचा तो मतलब डायरेक्शन इधर हो गया, इधर फैन घूम के पहुंचा डायरेक्शन उधर हो गया, इन डायरेक्शन ऑलवेज गेटिंग चेंज। तो यूनिफॉर्म मतलब सर्कुलर मोशन में ट्रेन ऐसे जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है तो स्पीड भी वही है, वेलोसिटी वही है, क्यों? डायरेक्शन वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है, वही स्पीड में जा रही है सेम डायरेक्शन पर। लेकिन सर्कुलर मोशन में स्पीड तो सेम रह सकती है यूनिफॉर्म अगर है, लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी चेंज, वेरिएबल मतलब चेंज होते रहना। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी ऐड हो गया, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी ऐड हो गया, तो हमेशा बदलता जाएगा। तो याद रखना ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी बदलती रहेगी, वेरिएबल मतलब बदलती रहेगी। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड और वेलोसिटी दोनों, अभी मैंने ट्रेन वाला एग्जाम्पल बताया कि कोई ट्रेन है और 20 मीटर पर सेकंड या 50 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, देखो पेन को मेरा ये करो, जरा ऑब्जर्व करो,
ऐसे आगे बढ़ रहा, आगे बढ़ रहे, आगे बढ़ रहे ना, तो यानी कि डायरेक्शन भी यही था और स्पीड तो कांस्टेंट थी, मतलब यूनिफॉर्म थी, तो फिर वेलोसिटी भी कांस्टेंट ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट, लेकिन लीनियर नॉट सर्कुलर। सर्कुलर में देखो पॉइंट चेंज हो रहा है, यहाँ डायरेक्शन फिर इधर चला गया, फिर इधर डायरेक्शन बदलता जा रहा है, तो लीनियर में नहीं बदलेगा। नेक्स्ट है एज ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ, एज ए बॉडी मूव इन ए सर्कुलर पाथ इनवर्ड सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड। देखो जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें दो टाइप के फोर्स काम कर रहे होते हैं। जैसे कोई चीज़ फैन घूम रहा है, आप रस्सी से पत्थर लेके घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से समझो घुमा रहे हो तेजी से, तो दो फोर्स काम करते हैं। सेंटर के इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल। क्योंकि ये जो घूम रहा है कौन घुमा रहा है इसे, ये कैसे बंधा हुआ है। जैसे आपने एक रस्सी से एक धागे से एक कोई पत्थर बांधा है और ऐसे से घुमा रहे हो, उस धागे से पत्थर बंधा हुआ है और आपके हाथ में देखो एक टेंशन जैसा फील हो रहा होगा। अब ऐसे स्मूथ आपका हाथ फ्री नहीं होगा, थोड़ा सा वजन जैसा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जो कि ये जो पत्थर है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है सेंटर तरफ, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। तो वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, वो अपनी तरफ खींच रहा है ना, तभी तो घूम रही वो चीज़ है ना, अपनी तरफ खींच रहा है तभी तो घूमती जा रही हो। जैसे अगर यहाँ पे किसी को बुलाए ऐसे खींचे तो इधर आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये सर्कुलर है या ऐसे नहीं जा सकती, या ऐसे घूमता रहेगा फिर उसी के अट्रैक्शन में। साथ ही एक आउटवर्ड फोर्स भी काम करता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स याद रखना। किसी गाड़ी है, कार है, समझो कार से ना कोई, तभी हम लोग देखो जब टर्न आता है ना, टर्न में क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी क्या करते हैं, स्लो कर देते हैं। क्यों गाड़ी स्लो कर देते हैं? वही स्पीड से क्यों नहीं गाड़ी को घुमाते हैं? स्पीड स्लो क्यों करते हैं? सोचो टर्निंग में क्यों स्लो करते हैं? क्योंकि टर्निंग में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी काम कर रहा है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा मालूम है? अपनी तरफ से अगर तुमने अच्छी स्पीड से तुम्हें गाड़ी घुमाई तो गाड़ी है ना, जैसे इस तरह जा रही गाड़ी, इस तरह तुमने घुमाई गाड़ी, तो गाड़ी इस तरह घुमा रहे हो, अगर तेजी से घुमा रहे हो क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, तेजी से घुमा रहे हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अपना तेजी से काम करेगा और ऐसे हमें बाहर की तरफ धक्का लगेगा। कभी भी याद रखना, ऐसे गाड़ी टर्न लोगे ना तो उल्टा तरफ धक्का लगता है ना, पीछे उस तरफ धक्का लगेगा। गाड़ी टर्न इधर ले रहे हो तो इधर नहीं धक्का लगेगा, धक्का कहाँ? पीछे की तरफ लगेगा। याद रखना, गाड़ी अगर बाई चांस तेज स्पीड तुमने घुमा दी तो यहाँ नहीं पलटेगी गाड़ी उधर पीछे पलट जाएगी उल्टी तरफ। इसीलिए अक्सर रोड में ना जो बड़े बड़े रेसिंग वाले जो ट्रैक बने होते हैं तो टर्निंग के टाइम थोड़ा सा रोड ऐसे बेंड होते हैं, तो जिससे कि गाड़ी इधर ही रहे, उधर पलटने ना पाए। आगे 11 में कॉन्सेप्ट है। तो कुल मिला के सर्कुलर मोशन में बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल याद रखना। तो ये एग्जाम में आते ही यार, ये एमसीक्यूज में आने ही वाला है, मतलब आता ही है। सी लॉन्गर द साइज ऑफ द की डैश टू ओपन द सेम वन, लॉन्गर साइज रहेगी तो इजी रहेगा ना ओपन करना। जैसे रेंज चेंज होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दोगे तो फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला हमेशा रीजनिंग का फॉर्मूला दिखा दो। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वही लेंथ, तुमने रेंज की बात बढ़ा दी है, रेंज की ज्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। हाँ, फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा क्योंकि मूवमेंट ऑफ फोर्स, हमें कोई पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए, समझे? मूवमेंट ऑफ फोर्स हमें 10 चाहिए। अब 10 याद, जैसे ये मूवमेंट ऑफ टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये 10 हमें चाहिए कोई नट खोलने के लिए। कितना चाहिए? 10 चाहिए एनएम नट खोलने के लिए। अब यार हमारे पास तो ताकत कितनी है? 2 ही न्यूटन की ताकत है, तो 10 कैसे पाएंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना ले लो? 5 ले लो, 5 टू द 10 है ना। हमारी ताकत कितनी? 2 ही न्यूटन की है। तो अब क्या करें यार, रेंज मेरी कम है, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर की है, तो 3 टू द 6 कम आ रहा है, तो रेंज कितना ले लोगे? 5 मीटर का ले लोगे, है ना। या अगर सेंटीमीटर चाहिए सेंटीमीटर कंसीडर कर सकते थे ऐसे जैसे यूनिट में। तो इस तरीके से हमेशा फॉर्मूला दिखा दोगे। रीजनिंग अगर आती है तो एमसीक्यूज है, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू डायरेक्ट टिक मार करना है। कपल पेयर ऑफ फोर्सेस की बॉडी इक्वल, कभी जो कपल होते हैं ना, कपल, ठीक है, तो जो कपल पेयर ऑफ फोर्स कीप द बॉडी इन, मतलब वही हुआ कपल पेयर फोर्सेस नो इम्बैलेंस, ठीक है। अब होता है कपल, क्या होता है कपल? ये होता है जैसे कि पेज ले सकते हैं ना, डायरी पेज जैसे देखो कोई एक इस तरीके से आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो और उतने ही डिस्टेंस पे एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे लगाओगे अपोजिट डायरेक्शन पर
तो ये चीज़ रोटेट करने लगी कौन से वाइज, क्लॉक वाइज ऐसा लगा रहे हो। अगर ये एरो पलट दोगे तो एंटी क्लॉक वाइज हो जाएगा। लेकिन अगर सेम सेम लगा दिया तुमने, जैसे कि यहाँ पर भी नीचे की तरफ और यहाँ भी नीचे सेम फोर्स लगा दिया, सेम डिस्टेंस, तो ये चीज़ घूमेगी नहीं घूमेगी, ये भी कॉपल है। तो ये नो इम्बैलेंस तुम्हें बताना है, ठीक है ना। अगर ये होता अपोजिट सेम डायरेक्शन में फोर्स, ये होता अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स होता तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाता। तो ये सेम डायरेक्शन में ही है। हाँ, ये अगर सेम डायरेक्शन में होता तो क्या आ जाता, इक्विलिब्रियम में आ जाता। अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होता, हाँ अगर अपोजिट उसमें होता तो रोटेट करने लगता क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, जिस हिसाब से जो डायरेक्शन दे रहे हो। कपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डैश व्हेन इट इज हॉलो कोन। अगर हॉलो कोन है, कोन ऐसा है, कोन हुआ अंदर से हॉलो है। अब तुम्हें क्या बनाना है, इसका बताना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हमेशा कहाँ पर रहेगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बताओ, सोचो जरा दिमाग लगा के। मास ज़्यादा कहाँ पर है, इस तरफ है ना, बेस की तरफ, तो यहाँ पे ज़्यादा रहेगी। इधर से मास जहाँ पे ज़्यादा हो उधर उसके पास रहेगी, जहाँ पे मास ज़्यादा है उसके पास, यानी बेस है ना, ये बेस के पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी हॉलो में, ठीक है। तो रेस फ्रॉम द बेस। नेक्स्ट, CG दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर्स आर ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा, ठीक है। या हॉलो हो या अगर यही सॉलिड है स्फीयर में, स्फीयर का पूछ रहे हैं हॉलो स्फीयर, तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। द मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर टू ओपन नट बाय स्पैनर लेंथ 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है और टॉर्क दिया है 50 Nm, ठीक है। ये तो न्यूमेरिकल हमने करा है। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क जो टॉर्क रखो न्यूटन मीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हें 50 सेंटीमीटर, इसको कितने बदल लोगे, मीटर में। तो ऐसे कर लिया करो। और इसके लेक्चर मैंने सब दिए हुए हैं आप लोगों को कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, इसके 2-3 लेक्चर दिए हुए हैं, इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू पब्लिक डिस्टेंस। टॉर्क में दिया हुआ है 50 Nm, तो मतलब न्यूटन मीटर मतलब SI यूनिट में दिया हुआ है ना। फोर्स में नहीं मालूम है और डिस्टेंस दिया 50 सेंटीमीटर, दैट इज 50/100 मीटर, है ना। सेंटीमीटर किसे बदल लेंगे, मीटर में, डिवाइड बाई किससे करके, 100 करके, या 2 जंप पीछे करिए 0.5, या ऐसे करो ज़्यादा अच्छा है, डिवाइड बाई, जिससे कि रिड्यूस करने में आसानी हो जाती है। ये उसको उधर ले जाओगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, 50 कर 100 आ गया न्यूटन, है ना। कितना आसान सा हो गया देखो, है ना। मतलब आपको डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है कि पहले सेंटीमीटर मीटर, डायरेक्ट डिवाइड बाई 100 क्वेश्चन में ही दिखा दो, प्रोसेस में ही दिखा दो। 50 डिवाइड बाई 100 दैट इज योर मीटर। 50 सेंटीमीटर था ना, तो 50 डिवाइड बाई 100 मतलब मीटर, ठीक है। पूरा मैंने बताया है कि डेका मीटर, याद है कि नहीं याद है, ये पूरी यूनिट कन्वर्जन मैंने बताया, डेसी, सेंटी, देन ml, मिलीमीटर। अब सेंटीमीटर में जाना 2 जंप पीछे, है ना, 1 2 3 नहीं, जब मारोगे तब 1 2, ठीक है, 2 जंप पीछे मतलब डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। फिर इसी तरह 100 डाइन सेंटीमीटर, देखो डाइन सेंटीमीटर है, डाइन सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ था, डाइन तो सर उसकी यूनिट है, फोर्स की सीजीएस यूनिट है, आगे सेंटीमीटर भी है, मतलब टॉर्क है। टॉर्क क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है, ऐसा यूनिट। तो डाइन सेंटीमीटर मतलब सीजीएस यूनिट है, हाँ। तो 100 डाइन सेंटीमीटर किसमें बदलना है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। 100 डाइन सेंटीमीटर किसमें बदलना है, न्यूटन मीटर बदलना है। कितना आसान है देखो यार, 100 डाइन सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब देखो, अब डाइन को तुम्हें किसमें बदलना है, और डाइन को ओपन करो। डाइन को ओपन करें, कैसे ओपन करेंगे बताओ। डाइन मतलब कहीं ना कहीं फोर्स हुआ ना, फोर्स हुआ, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू, तो ऐसे डाइन को तुम्हें ओपन करना है, ये 100 रखो, ये डाइन को ओपन करो, ये हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब 100 डाइन को तुम्हें कहाँ जाना है, न्यूटन मीटर में जाना है। किस में जाना है, न्यूटन मीटर। तो 1 डाइन, अभी 100 ऐसे रखो, यानी 1 डाइन है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसमें बदल लेंगे, मीटर में, डिवाइड बाई 100 करके। अब 1 डाइन को तुम्हें न्यूटन बदलना है, तो किससे डिवाइड करेंगे, 1 डाइन को किस में करना है, न्यूटन में। हमें न्यूटन मीटर में जाना है, डाइन सेंटीमीटर से न्यूटन मीटर में जाना है, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए अपॉन 100 कर दिया अपॉन, और ये समझो 1 डाइन है, ठीक है ना। तो 1 डाइन को तुम्हें किस बदलना है, न्यूटन में बदलना है। डाइन का न्यूटन होता है ना, ऐसा यूनिट।
अब तुम्हें पता है कि 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन होती है, ये तुम्हें पता है। हाँ यानी 1 डाइन में इसी का उल्टा हो जाएगा 1/10⁵ न्यूटन, इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 1/10⁵ न्यूटन, ये हो गया मीटर। समझ गए भाई? 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन में 10⁵ डाइन, तो 1 डाइन में 1/10⁵ न्यूटन, बस। यानी 5 2 7 0 हो गए, 100 ऊपर चल रहा है, 10⁻7 न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ऊपर 100 चल रहा है, क्यों 100 क्यों 100 एक्स्ट्रा दिया हुआ था। 1 डाइन सेंटीमीटर के नहीं पूछा था, 100 डाइन सेंटीमीटर पूछा था। 100 छुपा के हमने डाइन को बदला न्यूटन में, 1/10⁵ न्यूटन, सेंटीमीटर को मीटर मतलब 1/100 मीटर। तो नीचे हो गया 7 0, तो वो नीचे 7 0 है, ऐसे लिख लो 7 0 चाहिए तो 2 0 से 2 0 गया, बचा 10⁵, यानी 1/10⁵ न्यूटन मीटर, यानी 10⁻⁻5 न्यूटन मीटर। ऊपर जाओगे तो माइनस हो जाती है ना पावर, 10⁻⁵ आ गया, देखो है ना। तो कितना आसान था यार, कितना आसान था, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्प्लिकेटेड करके पूछा गया है वो। यार। अब देखो बहुत इजी यार, अब देखो तुम्हें किस में बदलना है, 10⁻⁻10 न्यूटन मीटर को किस में बदलना है, डाइन सेंटीमीटर। तो कितना आसान, देखना देखना देखना, ये 10 की पावर जो -10 है, इसको तो यार बिल्कुल तुम छेड़ना ही मत। क्या लिखा हुआ है, न्यूटन मीटर लिखा हुआ है, इसको हटा दो, साइड में रखो। मतलब समझो कि ये 1 न्यूटन है, समझो कि 1 मीटर है, हाँ? ये चलाते रहोगे, ये चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई लगा दो। 1 न्यूटन में अब तुम्हें बदलना किसमें, डाइन सेंटीमीटर बदलना है। तो 1 न्यूटन कितने पावर डाइन होता है, 5। ये सब यार अब इतना तो याद ही रख लेना, वैसे ओपनली बता भी दिया था कैसे क्यों, शुरुआत में बता दिया था, और रिविजन लेक्चर में भी है, ठीक है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया यार, 5 2 7 0, और ये 10⁻10 चला वैसे 10⁻7, ठीक है ना। क्या हो गया, डाइन सेंटीमीटर हो गया। पावर पावर थोड़ा सा झेल सॉल्व कर दो, देखो बेस बेस सेम, तो पावर आपस में प्लस हो जाएगी, तो -10 + 7, तो माइनस प्लस माइनस, ये 10⁻⁻3 आ जाएगा, माइनस साइन बड़ा है, -10 प्लस का 7, सॉल्व कर लो, तो -3 -3 डाइन सेंटीमीटर। कितना हलवा था यार, मतलब इसको छुपा के चलो, बस समझो 1 न्यूटन 1 मीटर को तुम्हें डाइन सेंटीमीटर बदलना है, इसको छुपा के चलो बस। 1 न्यूटन मतलब 10⁻⁵ डाइन, 1 मीटर मतलब 100 क्यूब सेंटीमीटर, 10⁻7, बाद में इसको सॉल्व कर लो। हाउ इजी इट वॉज एक्चुअली। नेक्स्ट, द वेट ऑफ, अब ये सब चीजें यार याद रख लो यार। 1 न्यूटन में 10⁻⁵ डाइन है, तो 1 डाइन में 1/10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा, उल्टा है ना। 1 न्यूटन हमेशा बड़ा है, 10⁻⁵ डाइन है, अगर इसी को उल्टा करना है तो डाइन से न्यूटन में इसमें जाना है, तो ये 10⁻⁵ इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो न्यूटन मतलब समझे ना, 1 न्यूटन अपॉन 10⁻⁵ 1 डाइन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, सिर्फ 1 डाइन, मतलब न्यूटन अपॉन 1/10⁻⁵ न्यूटन, उल्टा हो जाएगा उसका। द वेट ऑफ हाफ मीटर स्केल बैलेंस एट, अब ये वेट एट वाले मैंने बहुत सारे करवाए हुए क्वेश्चन, उसमें इसको तो उसी न्यूमेरिकल वाले लेक्चर से कर लेना यार, बहुत ही ईजी टू ईजी तरीके से सारी चीज़ें मैंने समझाई हुई हैं, ठीक है। बार बार कराने का मतलब नहीं कुछ भी, वो न्यूमेरिकल वाले लेक्चर तो करके जाना ही पड़ेगा तुम लोगों को, ये सारी चीज़ें मैंने करवाई हुई है, ठीक है। दोबारा कराने की जरूरत नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। हाँ न्यूमेरिकल से बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कराए, बहुत अच्छे अच्छे करवाए हुए, तो इसको तो कर ही लेना। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए, यहाँ पे देखो 2 वेट है, इधर देखो 2 वेट है, इधर इन दोनों का प्लस हो जाएगा, एक तरफ एक ही रहेगा, ये फलक्रम है, फलक्रम से ये डिस्टेंस लेना है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैंने करवाई हुई हैं। तो न्यूमेरिकल चाहो तो दोबारा फिर करा देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वही वाले लेक्चर से काम चला लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, ए रेक्टेंगुलर थिन प्लेट ऑफ डायमेंशन 3 मीटर बाई 4 मीटर, 3 है, ये 4 मीटर है, इज बैलेंस ऑन द फलक्रम एज शोन इन द फिगर। अब तुम्हें रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स बताना है, ठीक है। इस तरह हमने बैलेंस किया हुआ है, एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं और एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पर एक बैलेंस फोर्स निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे, द लॉन्गर लेंथ इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एट विच 6 न्यूटन फोर्स एक्ट प्रोड्यूसिंग ए क्लॉकवाइज मूवमेंट वाइल 5 न्यूटन एक्ट अलॉन्ग द ब्रेक, ठीक है। देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 6 न्यूटन फोर्स एक्ट प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं
और एक ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो दोनों का डिस्टेंस है हाफ हाफ ले लेना। एक का डिस्टेंस का हाफ का कितना होगा, दूसरे का कितना होगा, क्योंकि ये 3/4 मीटर की है, ठीक है। तो 6 × 4 रिजल्टेंट 4, एक तरफ 6 × 4 मीटर में लगा रहे हैं, और 5 जो न्यूटन लगा रहे हैं, 5 3 × 15 6, ये गलत है, 5 3 × 15, जो 5 वाला लगा रहे हैं वो 3 सेंटीमीटर से लगा रहे हैं, 6 वाला लगा रहे हैं 3 मीटर से लगा रहे हैं, और 6 वाला 5 मीटर से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, फलक्रम से ये लेना है। ये कितना डिस्टेंस है फलक्रम, यहाँ पर ये देखो डिस्टेंस, ये इधर है ना, ये 3 है, ये 3 है, इधर वाला 4 है। नहीं, ये वाला 3 है, ये वाला 4 है। तो ये जो लगा रहे हैं वो इधर के लिए लगा रहे हैं, एक्चुअली ये इधर के लिए लगा रहे हैं, मतलब समझो ये फलक्रम है, ये कितना है, समझो कि 4 मीटर है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर। तो ऐसे लगा रहे हैं ना, तो वही है ना, ये 4 मीटर है, तो इधर लगा रहे हैं पूरा पूरा 4 मीटर अवे लगा रहे हैं ना फलक्रम से। फलक्रम में कितना लगा रहे हैं, 4 मीटर अवे, ये 4 मीटर का है, ये समझो यहाँ पे समझो पेन है, ये फलक्रम है, ये कितना है, 4 मीटर है। तो हम ऐसे थोड़ा, अगर ऐसे लगा देंगे तो मोमेंट ऑफ फोर्स मिलेगा ही नहीं, हमें ऐसे लगाना पड़ेगा फोर्स। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे है, तो हम ऐसे लगा रहे हैं तो 3D फिगर है। इसी तो दूसरा वाला फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक ऐसे लगा रहे थे, ऐसे लगा रहे हैं, तीसरी तरफ लगा रहे हैं, है ना, एक ऐसे लगा रहे थे, एक ऐसे लगा रहे हैं, अपोजिट उसमें लगा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स चाहिए। तो 6 × 4, एक तो 6 × 4 हो गया टॉर्क, माइनस एक हो गया 5 × 3, दूसरा वाला 3 डिस्टेंस से लगा रहे हैं, देखो 3 वाला है ना, 3 डिस्टेंस से लगा रहे हैं। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगे, जैसे इस तरीके से, अगर एक ऐसे लगा रहे हैं सेम डायरेक्शन पे रहेंगे, और एक ऐसे लगा रहे हैं, जैसे एक ऐसे लगा रहे हैं और दूसरा भी ऐसे ही लगा रहे हैं, तो हमेशा अगर टॉर्क में अगर सेम डायरेक्शन पे लगाते हैं तो रिजल्टेंट के लिए माइनस करना पड़ता है, ये मैंने बताया था। ऐसे देखो, जैसे ये है, अगर ऐसे लगा रहे हैं डाउनवर्ड, समझो फलक्रम है, और एक और डाउनवर्ड लगा दो सेम मैग्नीट्यूड का, तो ये घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। तुम भी इधर खींच रहे हो, हम भी इधर से खींच रहे हैं, नहीं घूमेगा, सेम डायरेक्शन पे नहीं घूमता है। तो सेम डायरेक्शन के लिए अगर यहाँ पे 10 न्यूटन लगाया, यहाँ लगाया 8 न्यूटन, तो ये घूम सकता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ताकत ज़्यादा लगा रहे हैं। लेकिन जो घूमेगा कितने फोर्स से घूमेगा, 10 - 8, 2 फोर्स से घूमेगा, 2 न्यूटन से घूमेगा, क्योंकि इधर 8 भी तो लगा रहे हैं, कैंसिल मारेगा ना एक दूसरे को। देखो अब ये भी देखो न्यूमेरिकल है, तो ये तो मैंने सारे करवाए हुए हैं, चाहे तो न्यूमेरिकल के एक अलग से लेक्चर बना देंगे, ठीक है, फिर से इसी का। अब ये देखो, जैसे ए टैप इज यूज टू फिल, ये सब क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यूज में। ए टैप, पानी का नल है ना, टैप यूज टू फिल बकेट ऑफ ए वाटर अंडर ए टैप एज शोन इन द फिगर, नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन द टैप। हमेशा याद रखना, अगर दोनों तरफ कभी भी लगा रहे हैं, जैसे ये है, यहाँ से फलक्रम ज्वाइन है, इधर भी लगा रहे हैं और इधर भी लगा रहे हैं, तो याद रखिए बोलते हैं कॉपल, क्या बोलते हैं, कॉपल बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जैसे ये है, इधर से नहीं, सिर्फ इधर भी और इधर भी। तो टैप हम कैसे पकड़ते हैं, दोनों तरफ से पकड़ते हैं ना, सिर्फ एक तरफ से ऐसे नहीं पकड़ते हैं, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे पूरा करते हैं ना, ऐसे दोनों साइड से पकड़ते हैं। हाँ, तो दोनों साइड से फोर्स लगे, इसे बोलेंगे कॉपल बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, एसआई यूनिट ऑफ मूवमेंट, यार वही बात हो रही है, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मतलब टॉर्क की बात है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्टेंस मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर। तो ये एग्जाम में आते हैं यूनिट वाले, पूरे बुक में सारे फॉर्मूले बिल्कुल पक्के कर लेना, उसी के यूनिट मार देना। अब देखो शॉर्ट टाइप वाले कर लेना फटाफट, ठीक है, लॉन्ग टाइप वाले और न्यूमेरिकल नहीं करेंगे इस वाले पार्ट में। स्टेट द कंडीशन व्हेन अप्लाइंग ए फोर्स द बॉडी हैज ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मोशन। स्टेट द कंडीशन, कंडीशन बतानी है। ट्रांसलेशन मोशन के लिए कंडीशन क्या रहेगी, व्हेन द बॉडी इज फ्री टू मूव, उसे बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। अगर ये बॉडी फ्री है, बिल्कुल कहीं से फिक्स नहीं है, तो ट्रांसलेशन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कहीं भी मूव हो सकता है। हाँ, ट्रांसलेशनल हो जाएगा फ्री। लेकिन बॉडी को हमने फिक्स कर दिया एक पॉइंट से, तब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, तब आपको रोटेशन करना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं जा पाएगा ना। फिक्स कर दिया, जैसे डोर फिक्स हो गया, डोर उठा के अगल बगल रूम में नहीं ले जा सकते, घुमा सकते हो डोर को, ठीक है ना। तो रोटेशनल मोशन कब मिलता है, जब बॉडी इज पाइवटेड एट द पॉइंट। अब देखो ये एमसीक्यूज नहीं है, ये तो मैं आंसर लिखने पड़ेंगे दिमाग से, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन मैंने कर दिया, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाई 2 अनइक्वल फोर्सेस, 2 अनइक्वल फोर्स है। हवा आ रही, डोर क्लोज कर देती।
अपोजिट डायरेक्शन है बट नॉट इन द सेम लाइन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन विल बॉडी हैव, ठीक है। ठीक है, देखो क्या कर अनइक्वल फोर्स है, जैसे कि एक लाइन पर नहीं लगाया हमने फोर्स, कह रहा है कि बॉडी है, ठीक है, समझो बॉडी है, हमने एक यहाँ फोर्स लगाया समझो 10 न्यूटन, यहाँ फोर्स लगाया समझो 8 न्यूटन, तो डेफिनेटली बॉडी किधर जाएगी, इस तरफ आगे बढ़ेगी जो सही जा रहा है। 2 न्यूटन से, क्योंकि इस तरफ बढ़ेगा आगे, सॉरी 10 न्यूटन इधर है ना, इसके बाद ताकत ज़्यादा है, इस तरफ आगे बढ़ेगी और अपोजिट डायरेक्शन पे है बट नॉट इन द सेम लाइन, लेकिन सेम लाइन पर नहीं है, ये सेम लाइन हो गया, सेम लाइन पर नहीं है, बात समझो भाई। जैसे एक ये है, ऐसे एक तुम्हारा कुछ रखा था स्क्वायर टाइप में, सोफा रखा था, सेम लाइन पर नहीं है, तो सेम लाइन हो गया, तो तुम एक फोर्स ऐसे लगा रहे हो 10 न्यूटन से, कोई एक फोर्स ऐसे लगा रहा है 8 न्यूटन से, तो देखो बॉडी एक थोड़ा रोटेट भी करेगी और ये 10 न्यूटन क्योंकि था तो थोड़ा आगे भी बढ़ेगी, ऐसे कुछ ऐसे 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 से नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ऐसे तो कब होगा जब सेम फोर्स में सेम होगा, फोर्स होगा। ठीक है ना। तो अपोजिट डायरेक्शन चाहिए ना, ऐसे भाई, अगर ऐसे होने के लिए क्या चाहिए, इक्वल फोर्स। इक्वल अनइक्वल भी फोर्स था, लेकिन सेम डायरेक्शन में फोर्स चाहिए रोटेशन के लिए, रोटेशन में हमेशा कहाँ चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन पे, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या अगर सेम लाइन पर नहीं है और अपोजिट डायरेक्शन पे तो है, लेकिन फोर्स क्या है, अनइक्वल बट नॉट इन सेम लाइन, सेम लाइन पर नहीं है, सेम लाइन मतलब कि एक कोई इधर भाग रहा है, कोई एक इधर भाग रहा है, तो बॉडी है ना ऐसे थोड़ी रोटेट होगी और सेम लाइन पे नहीं होने की वजह से एक इधर लाइन है और एक कुछ ऐसे लाइन है, ऐसे अगर ये ऐसे होता तो सेम लाइन हो जाता, तब वो जस्ट रोटेट करता रहता, ओनली रोटेट, लेकिन एक डायरेक्शन ऐसे है तो एक डायरेक्शन ऐसे है, डायरेक्शन ही डायरेक्शन। हाँ एक ऐसे है डायरेक्शन दिया फोर्स का, एक तुमने ऐसे दिया हुआ है, तब क्या होगा, रोटेट भी करेगा और इधर उधर भागेगा भी ऐसे, ठीक है ना, मतलब ट्रांसलेट भी करेगा, ट्रांसलेशन मोशन भी करेगा, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, डिफाइन बोल रहा है, तो अरे यार वो थी मैंने फोर्स एक्ट ऑन द रिजिड बॉडी, रिजिड मतलब कोई बॉडी है जो कि ऐसे ऐसे सॉलिड रिजिड फिक्स टाइप में, कोई वाटर ऐसी नहीं है, विच इज फ्री टू मूव, द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस कॉल इज ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। डिफाइन मूवमेंट ऑफ फोर्स यार आता ही आता है एग्जाम में, आते ही डिफाइन, कभी डिफाइन आ जाए पहले तो उसका फॉर्मूला मार दिया करो, नहीं डेफिनेशन कट टू कर याद आ रहा, पहले क्या मार दो, फॉर्मूला मार दो, टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मार दिया, बस उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, क्या द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी इट डिपेंड ऑन फोर्स अप्लाइड एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट एन एक्सिस या अबाउट एन पाइवटेड या अबाउट ए फल्क्रम, बस सीधा ये सब लिख सकते हो यार, कुछ भी इस तरीके से फॉर्मूले को मतलब खोल के लिख सकते हो तुम लोग, राइट। अब वैसे जस्ट डेफिनेशन देखें तो टर्निंग अभी होता है, डेफिनेशन याद करने में कट टू कट बिल्कुल रट्टे वाली काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर तुम लोग ये कर सकते हो, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, अगर बहुत कुछ पढ़ने के लिए बाकी है तो बिल्कुल सब कुछ तैयार है तो फिर डेफिनेशन रट्टा मारो, नहीं तो थोड़ा चला सकते हो काम, फॉर्मूला लगाकर उसी को एक्सप्लेन करके काम चला लोगे। द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एंड एक्सेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फॉर्मूले को अप्लाई ये एक्सप्लेन किया है ना, एक फलक्रम होता है मतलब एक्सेस होता है तो एक्सेस हो गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है ना, तो फोर्स अप्लाइड प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, क्या लिखा हुआ देखो, फोर्स मोड ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया भाई, क्या देखो, मूवमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बीच में क्या है, एक्सिस है, लो हो गया डेफिनेशन, है ना। क्या देखो कैसे डिफाइन करो, कैसे द मूवमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज इक्वल, मतलब इज इक्वल ऐसे ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ बॉडी, टॉर्क है, टॉर्क मतलब मूवमेंट ऑफ फोर्स ऑफ बॉडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाइड, या मल्टीप्लाइड भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
तो फॉर्मूले को तुमने इंग्लिश में लिखा है, कुछ नहीं किया है और, बस है ना। तो पहले फॉर्मूला ऐसे करके फॉर्मूला दिखाना है, बाद में उसी को इंग्लिश में ओपन कर देना है। मल्टीप्लाई मतलब होता है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड मैग्नीट्यूड फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इट गिव्स द रोटेशनल मोशन, या ठीक है, इस तरह रोटेशनल मोशन मिलता है। और बाद में बोल रहे हैं कि SI CJ यूनिट बता दो, 1 nm में कितने डाइन विन होते हैं, लिखते हैं 1 nm में 10 की पावर 7, 1 nm है, 1 न्यूटन नहीं। अगर 1 न्यूटन होता तो 10 की पावर 7 डाइन होता, लेकिन 1 न्यूटन मीटर है तो 10 की पावर 7, समझिए, अगर 1 न्यूटन होता 10 की पावर 5 डाइन होता, 10 की पावर 5 डाइन होता है, लेकिन मीटर बढ़ गया तो 2 0 सेंटीमीटर के बढ़ गए, ठीक है। स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ पॉइंट डिपेंड। कौन से मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड? फॉर्मूला, अगेन फॉर्मूला, जैसे जो मैंने स्टार्टअप लिया था, फॉर्मूला क्या था? टॉर्क यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड है? अप्लाइड फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर। भाई यही तो पूछ रहा है, यही तो पूछा है, 2 फैक्टर बताओ, यही तो पूछा है। तो कितना आसान होता है यार, अगर हमने फॉर्मूले चैप्टर को थोड़ा बहुत समझ लिया, फॉर्मूले को ठीक से खोल लिया, तोड़ लिया फॉर्मूले को, तो देखो सारी चीज़ें फॉर्मूले से हो रही हैं। अभी तक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई नहीं मैंने, सब कुछ फॉर्मूले से बता रहे हैं। अब SI यूनिट बताओ यार मोमेंट ऑफ फोर्स की, फिर वही बात, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? SI यूनिट ऑफ वही ना, डाइन सेंटीमीटर, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। न्यूटन मतलब 10 की पावर 5 डाइन, मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 7 हो जाएगा। बस यही बताना है तुम्हें, और कुछ नहीं बताना है। नेक्स्ट, स्टेट व्हेन मोमेंट ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव एंड व्हेन इज नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है? जब क्लॉकवाइज होता है तो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव होता है। बस खत्म बात, ऐसी बता देना है। What is mean by term moment of force? Moment of force मतलब क्या हो? देखो, it is equal the moment of force मतलब फॉर्मूले को वापस देखो ना यार, फॉर्मूला ही तो बताया है क्या? मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ, कौन से 2 प्रोडक्ट मतलब किसके 2 मल्टीप्लाई के, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किसके मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर्मूला ही तो बताना है यार इसमें भी, तो मतलब देख लो ना कितनी इजी चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो डिफाइन कपल, कपल क्या होता है? 2 इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस लगाए जाते हैं, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म से कपल। ठीक, कपल मैंने बताया था, 2 इक्वल एंड अपोजिट, जैसे ये ऐसे लगाया, हाँ, और एक इधर ऐसे लगा रहे, मतलब क्या है? कपल हो गया है। अपोजिट फोर्स लगाया और इक्वल, तो वो मोशन करेगा। डायग्राम बना दिया करो, हाँ हाँ, कॉपर डायग्राम बना देना इसे। अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं, सेम में इक्विलिब्रियम हो जाएगा, अपोजिट में इम्बैलेंस हो जाएगा। सेम कर दो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा ना। अगर ये भी एरो नीचे, ये भी एरो नीचे, तुम इधर से खींच रहे हो, इधर से खींच रहा है, तो घूमेगा ही नहीं वो। तो अपोजिट दिखाना है कॉपल में। ये एग्जाम में बहुत आता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताओ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताओ। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये 2 काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये चीज़ तो तुम मत याद कर लेना, दूसरी वाली बुक में दिया हुआ है स्टडी। हाँ, एक मीनिंग दी हुई, नॉट डेफिनेशन, मीनिंग, एक उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्टेट 2 कंडीशन फॉर ए बॉडी टू बी इन इक्वल। 2 इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन बताओ। एक तो कंडीशन है कि रिजल्टेंट फोर्स, जो रिजल्टेंट हो ऑल फोर्सेज, वो क्या हो? 0। रिजल्टेंट मतलब एक इधर से मार रहा है, एक इधर से मार रहा है, अपोजिट फोर्स है तो आपस में माइनस कर दें, यहाँ से 10 न्यूटन, यहाँ से भी 10 न्यूटन, तो 10 और 10 एक दूसरे कैंसिल कर दिए, 0 आ गया, है ना। तो वही है, लिखा है कि कब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है, जैसे कि ये है एक चीज़। अब ये अगर तुम एक तरफ फोर्स लगाओ, बॉडी मूव कर रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम रखना है, फोर्सेस लगा के भी इक्विलिब्रियम होते। तुमने यहाँ 10 न्यूटन लगाया, इधर से भी 10 न्यूटन लगा दिया, अपोजिट फोर्स, इसे बोलते हैं अपोजिट फोर्स, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। अपोजिट इक्वल फोर्स है, बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, हिलेगी नहीं, तो नहीं हिल रही है। लेकिन मैंने अगर लेफ्ट वाली ताकत बढ़ा दी और राइट वाली 10 न्यूटन है, ये वाली 15 न्यूटन मैंने कर दी लेफ्ट वाली, तो ये थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो अपोजिट भी और इक्वल भी होना चाहिए टू बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी? व्हेन 2 opposite equal forces act on the body and body does not change its position, called equilibrium of body। बस ठीक है ना। डायनेमिक का आएगा एग्जांपल ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बताओ। ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है? डायनेमिक मतलब चलना, हिलना डुलना। स्टैटिक मतलब फिक्स, जैसे ये है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फिक्स है। अगर ये बॉडी ऐसे घूम रही है,
लेकिन ट्रांसलेशन नहीं हो रही है, ऐसे से नहीं हो रही है, ऐसे से नहीं हो रही, लेकिन अपनी जगह पे क्या हो रही है, अपनी जगह पर भी है और हिल भी रही है, अपनी जगह पर भी है हिल भी और हिलना मतलब ऐसे घूमना, हिल रही ना एक तरीके से। अर्थ क्या, अर्थ की मोशन क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। नहीं, अर्थ डायनेमिक नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, अर्थ तो सर्कुलर मोशन उसके भी तो ले, सन के भी तो ले रहा है, अपने एक्सेस में घूम रही है अगर कोई चीज़। जैसे फैन, फैन को हम कह सकते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्यों, फैन है ना इधर उधर नहीं जा रहा है, अपनी जगह पर है और घूम भी रहा है। कंपास एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ, ऐसे कुछ भी ले सकते हो करके। जो अपने पॉइंट पे घूम रहा हो लेकिन ट्रांसलेशन ना हो रहा हो। ओके, तो स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यार वही है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, नॉट मूवमेंट ऑफ फोर्स। द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट फॉर ए बॉडी बीन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होती है द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट द सेम फलक्रम। तो इसमें अलजेब्रिक सम मेंशन करना जरूरी है। एल्जेब्रिक मतलब हाँ, प्लस माइनस, अगर माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस करो। ब्रैकेट में जो साइन लगा दो। हाँ वही। तो गिव टू एग्जाम्पल ऑफ कपल एक्शन इन आवर डेली लाइफ, यार लगा देना कुछ पैडल ऑफ, है ना, कपल ऑफ एक्शन इन द बॉडी। अब देखो जैसे पैडल हम लोग मारते हैं बाइसिकल का, तो एक तरफ से इधर से मार रहे हैं, दूसरी तरफ उठता है अपने आप से, वाइंडिंग ए क्लॉक विद की, तो इस तरह कुछ भी कर सकते हो। सीसॉ भी ले सकते हो, सीसॉ कपल में ना अपोजिट, हाँ सीसॉ अपोजिट ही होता है ना, हाँ, इधर एक नीचे तो एक ऊपर, एक ऊपर। करें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी सिचुएटेड आउटसाइड द मैटर ऑफ द बॉडी, करें ये, हाँ पॉसिबल है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि बॉडी के बाहर भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है, हमें लगता है कि बॉडी के अंदर ही कहीं होनी चाहिए, लेकिन बॉडी के बाहर भी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आ गया, ठीक है। जैसे रिंग का देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट ए रिंग, अब जैसे यही हो गया, अब बॉडी ये है लेकिन इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर हो सकती है बीचों बीच में, ये याद रखना। तो रिंग हो गया, ऐसे एग्जाम्पल है। वेयर इज द सेंटर ऑफ, तो यह आउटसाइडर, आउटसाइड पॉसिबल है। वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड, यूनिफॉर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी यूनिफॉर्म रिंग सिचुएटेड ज्योमेट्रिक सेंटर, ये रिंग है तो यहाँ पे बीचों बीच में रहेगी, जबकि यहाँ हॉलो है, कुछ है ही नहीं, हॉलो है, लेकिन फिर भी कहाँ माना जाएगा, बीचों बीच में माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है आगे, ट्रू फॉल्स में, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन अनचेंज, द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में यहाँ पर इसका पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रही, अगर अनचेंज, इवन व्हेन द बॉडी इज डिफॉर्म स्टेट विद स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स। तो बॉडी अगर डिफॉर्म तुम कर रहे हो तो डेफिनेटली सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी बॉडी अगर डिफॉर्म बदल रहे हो, शेप बदल रहे हो उसका, तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगी आगे पीछे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर डज दी पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई फॉर सर्कुलर लेमिना एंड ट्राइंगुलर लेमिना। तो लेमिना मतलब जैसे कि जैसे पेपर है, पेपर को तुमने है ना एक सर्कुलर काट दिया, कागज पेपर को, ये लेमिना नहीं माना जाएगा। पेपर को अगर सर्कुलर काट दे लेमिना हो जाएगा वो, या ट्राइंगुलर काट दे ट्राइंगुलर लेमिना हो, लेमिना मतलब एक चपटा हुआ एक प्लेन पार्ट। तो सर्कुलर में डेफिनेटली ज्योमेट्रिकली सेंटर में हुआ, पता ही तुम्हें, सर्कुलर में कहाँ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कोई भी सर्कुलर है तो बीचों बीच में रहेगा, रिंग है लेमिना है तो बीच में रहेगा, तो ज्योमेट्रिक सेंटर याद रखो। और ट्राइंगुलर में ट्राइंगुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन याद है, सबके मीडियन लेकर आने, इधर ट्राइंगुलर है, मीडियन मतलब होता है यहाँ से पॉइंट इधर बीचों बीच में इंटरसेक्ट किया, यहाँ से लेके गए तो इस लाइन को हाफ ऑफ किया, बाइसेक्ट किया, यहाँ से गए तो इसको हाफ किया, इस लाइन को हाफ ऑफ हो गया, बाइसेक्ट हो गया, उसे बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा वहाँ पे उस ट्राइंगल लेमिना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑल मीडियन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यार ये सब एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सब आता है एग्जाम में, ये इसका डिफरेंस आता है, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। का। तो ए फोर्स एक्टिंग बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे अपोजिट या अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। अवे या अपोजिट कह दो या अवे कह लो, सेंटर ऑफ, जो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ है, जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर से अवे जाए, अपोजिट जाए, तो उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स टुवार्ड्स रहे, टुवर्ड, ये देखो टुवर्ड अवे, सेंट्रीफ्यूगल मतलब अवे, सेंट्रीपिटल मतलब टुवर्ड सेंटर की तरफ, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। द फोर्स एक्टिंग बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ which is directed toward the center is called, toward, ये मेन की पॉइंट है, toward the center is called centripetal force, ठीक है। तो भाई याद ही क्या करना है इसमें यार, वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हॉलो कोन, हॉलो कोन के याद रखना h/3 में होता है,
ये तुम रट्टा मार लो फिलहाल तो, ठीक है। मैथ्स में मुझे वाई द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज वर्चुअल और फिक्सिशियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल क्यों होता है भाई? अभी तुमने रस्सी, एक छोटे से रस्सी से, छोटे धागे से एक पत्थर बांधा है और तुम इसे नचा रहे हो, भाई रस्सी तो बंधी हुई, धागा बंधा हुआ है, तो सेंट्रीपिटल मान सकते हैं कि भाई धागा बंधा हुआ है इसलिए एक दिख रहा है, मतलब एक टेंजिबल है, ठीक है। कोई धागा बंधा हुआ, धागे से खींच रहा है जैसे करके, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन कोई एक फोर्स होता है जो बाहर की तरफ काम कर रहा होता है, जबकि वो बाहर की तरफ कुछ भी रस्सी या धागा नहीं रहता है, फिर भी बाहर की तरफ काम कर रहा होता है। जैसे गाड़ी को तेजी से घुमाओ, गाड़ी से ऐसे तेजी से घुमाओगे तो पीछे की तरफ चले जाओगे, धक्का देके ऐसा लगे हमें पीछे किसी ने खींच लिया। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसलिए इंटेंजिबल या फिर वर्चुअल होता है वो, क्योंकि कोई धागे से किसी पकड़ ने खींचा नहीं, किसी रस्सी नहीं खींचा है, लेकिन फिर भी देखना आप पीछे की तरफ भागोगे, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसलिए वर्चुअल या फिक्सिशियस बोलते हैं। उसे कोई रस्सी से पकड़ खींचता है तुम्हें। तो ठीक है, ये वाई द सेंट्रीफ्यूगल वर्चुअल फोर्स बता, नॉट ए रियल फोर्स बट इट इज ए फिक्सिशियस फोर्स बिकॉज रियली डज नॉट एग्जिस्ट बट इट इज कंसीडर्ड टू डिस्क्राइब अंडरस्टैंड द सेंटर ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये बाकी क्वेश्चन भी इजी है, सब कर लेना, सब कर रिपीट है। ये भी तो इजी है। एक्सप्लेन वाई व्हेन वी कैरी अ वेट ऑन वन हैंड वी बेंड ऑन द अदर साइड, है ना। एक हाथ में हमने वेट लगाया हो तो हम उस तरफ बेंड होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग को थोड़ा बेंड करके चलना पड़ता है। क्यों? दिस इज लेट आवर सी जी फॉल विद इन द बेस ऑफ आवर सपोर्ट। उस तरफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि जहाँ मास रहता है, जिस हाथ में मास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चला जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चला जाएगा तो हम उधर की तरफ बेंड होने लगते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा, उधर बेंड हो तो गिर जाएंगे, तो गिरने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अदर साइड में फोर्स लगाना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वापस सेंटर में आ जाए, मेरी बॉडी बैलेंस में रहे, ठीक है ना। तो इस चैप्टर के जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट थे एमसीक्यूज थे, ये हमने कंप्लीट कर दिए। लेकिन बाकी जो ग्राफ वाले हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन हैं, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल तो बहुत सारे मैंने करवाए हुए हैं, तो वो लेक्चर से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टाइप वाले भी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हम लोग, ठीक है।